आज इस फिल्म का सिनेमैटिक रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक पौराणिक कहानी सुनाना चाहता हूं जो हम लोगों ने अपने घरों में अपनी दादी या नानी के मुंह से जरूर सुनी हो। इस कथा का वर्णन महाभारत के आदि पर्व भागवत पुराण और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। जो कथा है वो इस प्रकार है कि एक चंद्रवंशी राजा थे नहुस। उनके 6 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र याति, दूसरे पुत्र ययाति, तीसरे पुत्र सयाति, फिर अयाति, फिर कृतरी, ऐसे करके उनके 6 पुत्र हुए, जिनमें राज्य के नियम के अनुसार जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं उनको राजा बना दिया जाता है। लेकिन जो राजा नहुस के बड़े पुत्र थे याति, उनको राजपाठ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए राजा नहुस ने अपने दूसरे पुत्र यानी कि ययाति को राजा बना दिया। ये कहानी मेनली राजा ययाति की है, जिनका विवाह राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हो जाता है। तो देवयानी और शुक्राचार्य राजा ययाति से एक प्रॉमिस लेते हैं कि आपकी शादी अगर देवयानी से होगी तो आप दुनिया की और किसी भी स्त्री के बारे में सोचेंगे भी नहीं और आपकी सिर्फ एक पत्नी होंगी। तो राजा ययाति ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहते हैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो राजा ययाति का विवाह देवयानी से हो जाता है और देवयानी के साथ उनकी सखी शर्मिष्ठा भी उस राजभवन में आकर रहने लगती है। तो कुछ समय बीतने के बाद शर्मिष्ठा और ययाति का अफेयर चलने लगता है और शर्मिष्ठा ययाति से बार बार कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। ययाति थोड़े टाइम तक मना करते हैं, लेकिन एक टाइम बाद वो कन्विंस हो जाते हैं और वो शर्मिष्ठा से चुपके से विवाह कर लेते हैं कि ये बात देवयानी और शुक्राचार्य को ना पता चले। और ययाति 3 साल तक चुपके से विवाह करके देवयानी के साथ रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन ये जो बात है ये अंततः देवयानी को पता चल जाती है और देवयानी अपने पिता यानी कि शुक्राचार्य को ये बात बता देती है। शुक्राचार्य को जब ये बात पता चलती है तो उनको बहुत गुस्सा लगती है और शुक्राचार्य आके ययाति को श्राप दे देते हैं कि तुम अभी तुरंत वृद्ध हो जाओगे और तुम्हें जवानी नहीं प्राप्त होगी। अब ययाति बूढ़ा हो जाता है और वो बहुत दुखी होता है और यार जाकर शुक्राचार्य से प्रार्थना करता है कि प्लीज मुझे फिर से जवान कर दीजिए, मुझे इस तरह नहीं रहना है, मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो बाकी हैं। तो शुक्राचार्य सोचते हैं कि गलत तो हुआ इसके साथ। शुक्राचार्य कहते हैं ठीक है और ययाति के देवयानी से 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र होते हैं, यानी कि टोटल 5 पुत्र रहते हैं उस समय। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम अपने 5 पुत्रों में से किसी से भी उनकी जवानी मांग लो और उसके बदले में अपना बुढ़ापा दे दो। तो यार शुक्राचार्य जो है सबसे कन्विंस करते हैं कि भाई मुझे अपनी जवानी दे दो, लेकिन उनमें से कोई भी कन्विंस नहीं होता है। लेकिन शर्मिष्ठा का दूसरा पुत्र यानी कि पुरु इस बात से कन्विंस हो जाता है और वो अपने पिता को जवानी दे देता है। तो ययाति बहुत सालों तक ऐसे ही जवान होकर राज्य करते हैं। तो एक सर्कल चलता रहता है कि वो सैकड़ों शादियां करते हैं और जब जब बूढ़े होते हैं अपने किसी एक पुत्र को कन्विंस करके उससे जवानी मांग लेते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि यार उनकी इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं और वो तृप्त ही नहीं हो रहे हैं। जब जब यमराज उनके पास आते हैं कि भैया आपका टाइम हो चुका है, तो कहते हैं कि यार मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं बाकी हैं, मैं तो अभी जवान रहना चाहता हूं, मैंने तो अपनी जवानी के रंग नहीं देखे हैं। तो हजारों साल ऐसे बीत जाते हैं। अंततः ययाति को ये रियलाइज होता है ये जो सर्कल है, जो जवानी की इच्छाएं हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली हैं। तो ये अपने उसी पुत्र यानी कि पुरु को बुलाकर उसकी जवानी वापस दे देते हैं और कहते हैं भैया कि मैं तो चला स्वर्ग की राह, अब तुम जो है राज करो, क्योंकि ये जो सर्कल है कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये जो पुरु है ये बहुत ही प्रतापी राजा बनता है और ये वही राजा है जिसके वंश में आगे चलकर कौरव और पांडव पैदा होते हैं। तो इस कहानी के बाद अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं द सब्सटेंस के सिनेमैटिक रिव्यू पे। जो द सब्सटेंस मूवी का बेसिक प्लॉट है वो ये है कि एलिजाबेथ स्पार्कल नाम की एक मॉडल रहती है जो एक कंपनी के लिए काम करती है और इस मॉडल को इस तरीके से बताया गया है कि इसने अपने जवानी में बहुत नाम कमाया, बहुत फेम कमाया, लोग इसके एक लुक के लिए परेशान रहते थे और इसने अपनी जवानी में बहुत स्टारडम देखा है। लेकिन अब ये धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है और ये जिस कंपनी के लिए काम कर रही है उस कंपनी को भी अब एक नए मॉडल की तलाश है, क्योंकि ये बूढ़ी हो चुकी है और ये आउटडेटेड हो चुकी है। तो उसको भी एक फ्रेश फेस की तलाश है कि भाई कोई नया चेहरा है, इसकी पोजीशन को होल्ड करके इसको रिप्लेस करे और कंपनी का नया फेस बने। एलिजाबेथ को जब ये बात पता चलती है तो बहुत हैरान होती है और उसे जीवन और दुनिया की असली सच्चाई का पता चलता है कि जब तक आप जवान रहते हैं और जब तक आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं तब तक तो सब लोग आपको चूमने को तैयार रहते हैं, और जैसे आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आप बूढ़े होने लगते हैं, कोई भी आपको फेस नहीं करना चाहता है। एज अ मॉडल, एज अ एक्ट्रेस, जब आप अपनी जवानी को ही बेच रहे हैं, आपकी जवानी ही आपका फेस है और आपकी जवानी ही रोजी रोटी कमाने का एक जरिया है, तो ऐसे में उसके ना होने पर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में उसकी जिंदगी में एंट्री होती है द
सब्सटेंस नाम के एक ऐसे पदार्थ से जिसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते ही उसकी मुलाकात अपने एक यंगर सेल्फ से होगी, जो उसके खोए हुए ड्रीम्स या जिस चीज को वो नहीं प्राप्त कर सकी है उसके माध्यम से उस चीज को प्राप्त कर सकेगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो पर्सनालिटीज की बात नहीं हो रही है, बल्कि दो पर्सन की बात हो रही है। लिटरली उसकी बॉडी फटती है और उसका यंगर सेल्फ उसके अंदर से होकर बाहर निकल के आता है। ये चीज इतनी ब्रूटली इस फिल्म में दिखाई गई है कि सच में बता रहा हूं, आप देखेंगे तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे। तो अब ये कहानी दो पर्सन की हो जाती है, एक है एलिजाबेथ स्पार्कल और दूसरी है उसकी यंगर सेल्फ जिसका नाम है। फिल्म का बेसिक प्लॉट यही है, लेकिन फिल्म की डायरेक्टर कार्ली फॉरगेट अपनी बात को कहने के लिए ब्रूटुअलिटी और ग्रूसमनेस के जिस हद को पार करती हैं, कसम से बता रहा हूं, सिनेमा के हिस्ट्री में शायद ही ऐसी कोई फिल्म बनी हो। क्योंकि इस फिल्म को वन ऑफ द ब्लडिएस्ट फिल्म ऑफ डिकेड कहा जा रहा है, तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। और मैं बता रहा हूं, आपने इस फिल्म के बारे में जितनी भी बातें सुनी होंगी सारी सच है। इस फिल्म को बॉडी हॉरर फिल्म की कैटेगरी में रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का जो कैरेक्टर है, मतलब उसको इतने अच्छे से लिखा गया है। और दोनों एक्ट्रेसेस ने, चाहे वो स्यू का कैरेक्टर हो जिसे मार्गरेट क्वेली ने परफॉर्म किया है, भाई दोनों एक्ट्रेसेस ने इतनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा डेमी मोरे के बारे में, जिन्होंने एलिजाबेथ स्पार्कल नाम के कैरेक्टर को प्ले किया है। भाई साहब, शी डिजर्व्स एन ऑस्कर, क्योंकि इससे अच्छी परफॉर्मेंस शायद ही इस साल आने वाली है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि फिल्म में एक सीन है जहां पर एलिजाबेथ स्पार्कल का जो कैरेक्टर है वो डेट के लिए जा रहा होता है और आईने के सामने बार बार आकर अपने आप को देखता है और सोचता है कि मैं कैसी लग रही हूं। वो बार बार इस एंगल से देखने की कोशिश करता है कि अपने आप को और यंग बना सके। वो बार बार अलग अलग तरीके का मेकअप करती है कि अपने आप को और यंग बना सके। लेकिन ये इंटेंशनली दिखाया गया है कि मैंने ये बात ऑब्जर्व की कि वो जितनी बार अपने आप को शीशे में देखती है, अपने आप को और बूढ़ा पाती है और इस बात से वो टूट जाती है और सी गोज वाइल्ड, मतलब वो पागल हो जाती है कि वो जवान क्यों नहीं है और वो बूढ़ी क्यों हो रही है और अपने आप को लिटरली नोचने लगती है। और भाई अपनी एक्टिंग का जो करण और जौहर दिखाया इस एक्ट्रेस ने, मतलब मजा ही आ जाता है। इससे एक संदेश और मिलता है कि जो मॉडल और एक्ट्रेसेस का करियर होता है, मतलब कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस अपनी जवानी के दिनों में आई थी और उस समय वो हमारे क्रश हुआ करती थी भाई। लेकिन एक समय आया कि वो अचानक से गायब हो गई, क्योंकि उनको इंडस्ट्री ने इस तरीके से गायब कर दिया, उनको ऑफर्स मिलना बंद हो गया, उनका फिगर खराब हो गया और हमने कभी भी उनको घूम के स्क्रीन पर देखा ही नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा डार्क सच्चाई है मॉडल या एक्ट्रेसेस के करियर की, कि दुनिया जमाना चाहता है कि आप 20-25 साल की ही लगे, चाहे आप 40 साल की हो, चाहे 45 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, आप उस सर्टेन एज को क्रॉस करती हैं तो आपको उस नजर से नहीं देखा जाएगा। हम देखते हैं हमारी ही कंट्री में कि कितने सारे एक्ट्रेस हैं जो 50, 60, इवन 70 की उम्र तक पहुंचने वाले हैं और वो 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के लौंडे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और इवन 20 साल, 22 साल, 23 साल की लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हैं और अपनी एज के अकॉर्डिंग रोल भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत डार्क रियलिटी है अबाउट अ वुमेन। वर्ल्ड कीप टेलिंग यू कि भाई आपको 25 साल का ही दिखना है, आपको 26 साल का ही दिखना है। इससे ज्यादा अगर आपने एज क्रॉस की या इससे ज्यादा कि आप दिखने लगी तो भाई मामला गड़बड़ है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। इस फिल्म में न्यूडिटी भी है, इस फिल्म में ब्रूटुअलिटी और ग्रूसमनेस की हद को पार कर दिया गया है। मतलब मैंने आपको बताया कि उसका अदर सेल्फ लिटरली उसके शरीर को फाड़ के उसके अंदर से निकलता है। तो ये चीज ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई गई है, जैसा मैं बता रहा हूं सेम इसी तरीके से ये चीज स्क्रीन पे पोर्ट्रे की गई है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और शायद आप रात का खाना भी ना खा सके अगर आपने उस सीन को दोबारा याद कर लिया। इस फिल्म में बार बार एक्ट्रेस के लिप्स पे, एस पे और मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे जूम किया गया है कि आप देखेंगे तो ऑकवर्ड हो जाएंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि आपका माहौल गर्म करने के लिए या आपको सेड्यूस करने के लिए सारी चीजें नहीं की गई हैं। वो जिस सिचुएशन में सारी चीजें आती हैं आपका एकदम मूड नहीं बनेगा, इवन आपको स्वयं ऑकवर्ड महसूस होगा कि ये क्या हो रहा है। एक्ट्रेसेस के कर्व्स को जिस एंगल से दिखाया गया है और उसको जूम करके दिखाया जा रहा है, लिप्स को प्रॉपर जूम करके दिखाया जा रहा है, मतलब कि आप सोचेंगे कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। तो फिल्म की जो पूरी कहानी आपको बताना चाहती है वो उस चीज से जस्टिफाई होती है। फिल्म का साउंड डिजाइन और फिल्म का म्यूजिक इस फिल्म में बात करने की एक चीज है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जो पूरा द सब्सटेंस वाला पार्ट प्ले होता है या जब वो बॉस खाना खा रहा होता है और एक एक चीजों को नोच नोच के खा रहा होता है, तो उस समय जो म्यूजिक है ना इतना अच्छा है, इतना सटीक है। मतलब ये बात पॉइंट आउट करनी पड़ रही है कि फिल्म का साउंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जो अगली बात है प्रोस्थेटिक एंड मेकअप की, भाई प्रोस्थेटिक
प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप भी फिल्म में बहुत बढ़िया है। वो जो सारी चीजें हैं, जो ब्रूटुअलिटी दिखाई गई है, जो बॉडी के अंदर से बॉडी निकल के आती है, वो पूरा प्रोस्थेटिक है, हमें पता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और हाँ, एक बात और है कि अगर आपने शंकर की आई देखी होगी जिसको विक्रम ने स्टार किया था, आपको कहीं कहीं आई फिल्म की भी याद आएगी। और जो क्लाइमैक्स वाला सीक्वेंस है जब वो एकदम बूढ़ी हो चुकी होती है, तो आई में जो विक्रम का कैरेक्टर है वो दोनों मुझे बहुत ही सिमिलर लगे कि मतलब वो दोनों जो चलते हैं, वो जो झुक के वो कोहनी निकली हुई है और पूरा बहुत ही गंदी शक्ल जो है वो दोनों मैच खाती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ का भी प्रोस्थेटिक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये हमने 15 करोड़ में तुम्बाड़ बनाई और उसका जो दादी वाला प्रोस्थेटिक है वो कितना ज्यादा अच्छा था। तो कहीं ना कहीं इस मामले में हम थोड़ा सा आगे हैं उनसे, क्योंकि जो द सब्सटेंस का क्लाइमैक्स है उसका जो प्रोस्थेटिक है, और हम 15 करोड़ की अगर तुम्बाड़ की बात करें या आई की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रोस्थेटिक लेवल पे हम उनसे ज्यादा आगे हैं। और हम लोगों का अगर बजट बढ़ जाए तो हम उससे कई गुना ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इन लोगों को डिमेरिट नहीं कर रहा हूं भाई, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है और इसीलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं ये चीजें कि वाकई में इस फिल्म का मेकअप और प्रोस्थेटिक बहुत अच्छा है, वो पूरा रियलिस्टिक फील देता है। और आपको जो मैं कह रहा हूं कि खाना नहीं खा पाएंगे रात में, वो बात इसीलिए कह पा रहा हूं भाई, ये मक्खी इसकी माँ का। तो हाँ भाई, इतनी सारी चीजें इस फिल्म में बढ़िया हैं। और बात करते हैं फिल्म के सबसे खराब एस्पेक्ट के बारे में, तो मैं बात करना चाहूंगा फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग है। दुनिया भर के क्रिटिक आपको बताएंगे कि कार्ली शायद जो बात कहना चाहती थी वो इस क्लाइमैक्स से पोर्ट्रे हो रहा है, लेकिन भाई एज अ लिटरेरी रिसर्च स्कॉलर मैं भाई इस फिल्म के क्लाइमैक्स से एकदम सेटिस्फाइड नहीं हूं। इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है इस फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी को एकदम जस्टिफाई नहीं करता है, उसके साथ एकदम जस्टिस नहीं करता है, क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें बताई। और इवन मैं ये बात भी बोल रहा हूं कि डेमी मोरे को इस फिल्म के लिए ऑस्कर का नॉमिनेशन, एटलीस्ट नॉमिनेशन तो मिलना चाहिए। तो मैं भाई क्लाइमैक्स की बुराई कर रहा हूं तो कोई ना कोई खराब चीज मैंने इस क्लाइमैक्स के बारे में देखी होगी। भाई मुझे लगता है कि पूरा क्लाइमैक्स बहुत ऑफबीट चला जाता है। और भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत फनी लगता है वो पूरा क्लाइमैक्स, क्योंकि आप ब्रूटुअलिटी और ग्रूसमनेस की हद को दिखाने के लिए आप इतना ज्यादा हद पार कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप क्लाइमैक्स में दिखाना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ऑफबीट हो जाता है और मतलब जस्टिस हो सकता था उसके साथ और अच्छा हो सकता था। तो यार ये फिल्म देखकर मेरा पूरा दिमाग हिल गया था और मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताना चाहता था। और मैंने आपको जो पौराणिक कहानी बताई उसमें भी एज को प्राप्त करने के लिए, अपनी जवानी को प्राप्त करने के लिए एक राजा ग्रीड की हद को पार कर देता है और अपने पुत्रों से उनकी उम्र मांग मांग के मतलब एक हद पार कर देता है और हजारों साल जीता है। हालांकि यहाँ पे समस्या दूसरी है, लेकिन ये एक कनेक्टिंग रेफरेंस था जो सेम समस्या पे था, तो मैंने सोचा कि आपको बतानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये आज तक का सबसे लंबा रिव्यू वीडियो होने वाला है। मुझे पता नहीं कि 10 मिनट 12 मिनट कितने मिनट तक खींचेगा, लेकिन भाई इस फिल्म पे इतने ज्यादा मिनट बात करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि यार मतलब इस फिल्म को देखकर मैं एकदम हिल गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। यार मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो पे मैं 80 लाइक्स का टारगेट रखूंगा, क्योंकि आप लोगों में से जितने लोग देखते हैं ना 97-98% लोगों ने एक तो सब्सक्राइब नहीं किया है और भाई ज्यादातर लोग लाइक नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे जान पहचान के हो या मेरे करीबी रिलेटिव हो या कोई अनजान आदमी भी हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि आप जब लाइक करते हो ना तो इस वीडियो की रिकमेंडेशन बहुत सारे लोगों तक जाती हैं। और अगर आप देख के छोड़ देते हो ना तो YouTube आगे इन लोगों को रिकमेंड नहीं करता। तो प्लीज यार इस वीडियो पे मैं 80 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। एटलीस्ट 80 लाइक बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि 550 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं इस चैनल पे, और 80 लाइक भी नहीं आ सके तो सब्सक्राइबर्स का कोई मतलब नहीं है यार। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो फिल्में देखने से पहले रिव्यू देखना पसंद करते हैं। हाँ भाई, बाय।